सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पहले ही बता चुका था, दो वेक्टर्स को जब क्रॉस करते हो एक दूसरे के साथ तो तीसरा वेक्टर अगर एक तीसरा जो उसका रिजल्ट हो अगर वो एक वेक्टर आए so that is what you call cross product of vector. दो वेक्टर्स को क्रॉस करके तीसरा वेक्टर मिलता है a क्रॉस b is equal to c and that is called cross product. उसका मैग्नीट्यूड जो होगा mod of a mod of b cos थीटा sin थीटा होगा और डायरेक्शन जो होगा वो कैसे करोगे, राइट हैंड थंब रूल से. अच्छे से समझाया था पिछली बार कि राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं, पाम अलोंग ए एंड फोल्ड अलोंग बी, है ना. खैर अब आइए बात करते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे एक वेक्टर दे रहा हूं आपको, लेट्स सपोज x1 i कैप प्लस xy1 प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये मेरा वेक्टर है ना. अब इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हम लोगों को, किसके साथ, क्रॉस करो. क्रॉस प्रोडक्ट का ऐसा सिंबल होता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. अगर ऐसे लिखना है तो देखो क्या करोगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो. बोलो i क्रॉस i क्या होता था, बोलो i क्रॉस i क्या होता था, i क्रॉस i 0 है ना. सो i क्रॉस i तो x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई करोगे, i1 क्रॉस i सॉरी i क्रॉस i कर दोगे, दैट विल गो टू 0. ये दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी 0 होता है. तो ये खत्म हो गया. फिर देखो x1 i कैप प्लस y2 j कैप है ना. सो x1 y2 तो हमने ऐसे लिख लिया x1 y2. व्हाट अबाउट i क्रॉस j, व्हाट अबाउट i क्रॉस j, व्हाट अबाउट i क्रॉस j, i इधर कर बना लो. i j नहीं, 1 नहीं बेटा, डायरेक्शन वाइज ही 1 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज हुआ, बट डायरेक्शन बोलो. दिस इज i मतलब x वाला, दिस इज y, दिस इज z. तो i क्रॉस z क्या बाहर की तरफ आया बनके, देखो x क्रॉस y बाहर की तरफ बन के आया. यस और नो, यस और नो. तो एक ऐसा मैग्नीट्यूड जिसका एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन बाहर की तरफ हो, क्या होगा, क्या z की तरफ k कैप बन के आएगा. तो i क्रॉस z k कैप, बोलो i क्रॉस j, सॉरी i क्रॉस j जो है वो k कैप. बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है. चलो इसका इसके साथ रोल खत्म हो गया. x1 अब इसका देख साथ देखो, ये वाला और ये वाला है ना. सो प्लस x1 z2 i क्रॉस k, बताओ किधर की तरफ, कुछ मत हाथ चलाना. i क्रॉस k बताओ, i क्रॉस k हाथ चलाओ. i इधर k बाहर, माइनस j कैप बेटा, माइनस j कैप, माइनस j कैप प्लस. तो ये इसका बार काम खत्म हो गया है ना. अब इसके साथ करते हैं y1 क्रॉस x2 i कैप, y1 j कैप क्रॉस x2 i कैप, y1 x2. बोलो j क्रॉस i क्या होगा, j मैंने बताया था i क्रॉस j अगर k है तो क्या j क्रॉस i माइनस k कैप होगा. ऐसे भी दिखता है बट यहां पे हाथ चलाओ, यहां पे हाथ चलाओ. j क्रॉस i, j क्रॉस i k कैप की माइनस k कैप, j क्रॉस i माइनस k बेटा, माइनस k कैप प्लस y1 j कैप क्रॉस j कैप, क्या 0 होगा फिर से, y1 j कैप प्लस z2 k कैप. सो y1 z2 देख बेटा z क्रॉस k, सॉरी j क्रॉस k, j क्रॉस k क्या माइनस i कैप आया, सॉरी i कैप बन के आया. j क्रॉस k देखो, j ऊपर k बाहर दिख रहा है. सो दिस इज i कैप प्लस, चलो इसका भी काम खत्म. इसका देखो z1 इंटू x2, z1 x2, बोलो k क्रॉस i, k क्रॉस i, k बाहर i इधर, बोलो k क्रॉस i क्या j क्रैप बन के आया. देखो k बाहर i इधर दिख रहा हो, पाम अलोंग k फोल्डेड अलोंग i दिख रहा है ऊपर की तरफ, हाँ j कैप. ओके प्लस k क्रॉस j, बोलो z1 y2, k क्रॉस j, बोलो k क्रॉस j, k क्रॉस j बेटा, k बाहर j ऊपर, क्या माइनस i कैप, k क्रॉस j दिख रहा है, k और k क्रॉस k क्या 0 हो जाएगा. बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है. तो अब देखो ये क्या बन के आया, देखो j i वाले को एक तरफ कर लो, i वाला कहां पे है, y1 z2 माइनस z1 y2 i कैप प्लस j वाले को एक साथ देखो, j कहां पे है, एक यहां पे z1 x2 i कैप, सॉरी z1 x2 माइनस
x1 z2, देखो तो सही लिखा है ना बेटा? हाँ, जे कैप चेक कर लेंगे, डोंट वरी, चेक कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइट शाइन कर रहा है ना। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, अब देखो ये हो गया। अब यहां से ये आप उतारो पहले, फिर आगे चलते हैं। ये आप उतारिए पहले, फिर आगे चलते हैं। देख लिया? अब देखो बेटा, एक्चुअली जो इस फॉर्मेट में लिखा ना, अच्छा, सो ये चीज था, और इसके बाद के वाला तो हम लोग लिखे नहीं ना। के वाला देखो, के वाला कहां है? यहां एक ये x1 y2 माइनस x2 y1 है ना, के कैप। अब एक्चुअली ये सर्कुलर फॉर्म में बन के आता है, तो हम बार बार इतना नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं देखो, निकालने के लिए इसका एक आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है इसका रटने का, याद रखने का। देखो पहली बात क्या करो, आप ना कोई भी एक ऑर्डर में आई जे के को लिख लो। ये आई है, ये जे है, ये के है, ये किताबों में मिलेगा आपको। देखो, और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, आई से जे से के की तरफ चलो, फ्रॉम आई टू जे टू के अगर चलते हो तो देखो, आई से जे, आई क्रॉस जे, क्या आई से जे जाने के लिए क्या आप आई से जे की तरफ जो चोजन डायरेक्शन जो आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज है उधर ही गए? तो आई से जे जाओगे तो क्या के मिलेगा? यस और नो? क्योंकि होना तो क्या ही था। ओके, अच्छा यहां से देखो तो जे क्रॉस के क्या उसी डायरेक्शन में गए, जे से के की तरफ? यस और नो? तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई कैप। सोच ढंग से बता, अगर मैं आपसे पूछूं के क्रॉस जे बताने के लिए, के क्रॉस जे, तो बोलो क्या बोलोगे? के से जे, के से जे की तरफ गया ना, इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्रॉस जे होता है। तो देख, के से जे की तरफ गए, के से जे की तरफ डायरेक्शन में गए कि उल्टा गए? उल्टा, तो माइनस आई कैप। समझ आ रही बात? तो ये भी याद रखने का एक तरीका होता है, इसके लिए पाम चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो सिर्फ इस आई जे के सिस्टम में काम करेगा। अगर आप वेक्टर्स को घुमाओगे तो वहां पर ये सब तरीके से काम नहीं चलने वाला है। वहां पे आपको पर्टिकुलरली उस तरह से डायरेक्शन देना आना चाहिए। वो मुट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंद करना। अब देखो, अब करते क्या है कि अगर मुझे इन दो वेक्टर्स का, जो दो वेक्टर्स मेरे दिए हुए हैं कौन से, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं बेटा, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। हाँ, अगर ये दो वेक्टर्स दिए हुए और हमको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको हम बॉक्स मेथड भी कहते हैं या डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, जो भी है, जो कहना है कहो, बॉक्स और डिटर्मिनेंट मेथड कहा जाता है इसको। आसान तरीका होता है इसलिए बताया जाता है, वैसे मैंने आपको नॉर्मल तो बता ही दिया है। इसमें क्या करते हैं, कैसे एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, और इसके कोएफिशिएंट्स को एज इट इज लिख दो, x1 x2। तरीका यही है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक दो करा दूंगा अभी, z1 z2, ठीक है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हो सकता है कि वेक्टर a जो होता ये टॉर्क फोर्स बन जाता, वेक्टर a2 जो होता ये आपका r बन जाता, तो r क्रॉस f से फोर्स देना पड़ता, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता आपको। अब देखो क्या करना है, स्टेप नंबर 1, इसको प्लस लिखना है, इसको माइनस लिखना है, इसको प्लस लिखना है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ, अब यहां से देखो, यहां पे देखो आई लिखो, तो आई वाले रो और आई वाले कॉलम को ढक दो, ये रो और एक कॉलम को ढक दो। बोलो क्लियर है? तो बचा क्या? अब इसको इधर से लेके जाओ और इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, y1 z2 माइनस y2 z1, बीच में माइनस लगाना है हमेशा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ, ओके। तो ये आई वाला बन के आया, देखो वही वाला बन के आएगा जो अभी मैंने लिखवाया है ना, लंबा चौड़ा सा, उस वही सेम चीज बन के आनी चाहिए। तो ये आई वाला हो गया। अब जे के लिए चूंकि यहाँ पे माइनस था, इसलिए पहले माइनस लिखवा देता, माइनस जे क्या, सेम काम जे के लिए, इसको ढको, इसको ढको, तो बचा क्या, x1 z2 माइनस x2 z1। अब के वाला तो प्लस पे था, तो के वाला प्लस है, x1 y2 माइनस x2 y1। ये है हमारा a1 क्रॉस a2।
क्या यही चीज थी पिछली बार भी जो आप बहुत जद्दोजहद करके लाए थे? या आसानी से आ जाता है इससे? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये उस समय थोड़ा मुश्किल से लाए थे, यहां से आप पे आसानी से आ जाएगा आपका। ठीक है, उतार लीजिए। एक दो करवा देता हूं आपको, आइए। क्रॉस प्रोडक्ट में वैसे है तो नॉर्मल निकालना, बट क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट की फील आनी इंपॉर्टेंट होगी कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है। ठीक है, बाकी है तो ये मैथमेटिकल टूल ही। हम्म, चलो एक निकालो। ए वेक्टर था 2i कैप प्लस, सबका आंसर सेम आना चाहिए, माइनस के कैप। बी वेक्टर था 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। निकालो ए क्रॉस बी, निकालो निकालो ए क्रॉस बी निकालो। अब देखो आओ, ए क्रॉस बी, सबसे पहले बॉक्स बना लो, आई जे के। तरीका यहीं पे लिख लो, प्लस माइनस प्लस, ताकि बाद में कंफ्यूजन ही ना हो। प्रैक्टिस के साथ फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 6 लिख डाला, 3 4 लिख डाला, -1 2 लिख डाला, इस तरीके से। अब देखो क्या सिखाया था, सबसे पहले आई कैप लिखो, इसको ढको पूरा, तो बचा क्या? ये ढक दोगे, ये ढक दोगे, तो बचेगा क्या? 3 इंटू 2 6, माइनस इधर कितना देख बेटा, 4 इंटू 1 -4 है ना, 4 इंटू -1, सॉरी, ये हो गया पहला। माइनस जे कैप, दिस इज क्रूशियल, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ये कितना आ जाएगा? इसको ढक दो, बचा क्या? 2 इंटू 2 4, 6 इंटू -1 कितना? 6 इंटू -1 कितना? -6 है ना, ये हो गया। प्लस के कैप, अब क्या करो, इसको ढको, इसको ढको, 4 2 जा 8, -6 3 जा 18। अब ये क्या बन जाएगा देखो, आई इंटू 6 4 10, 10 आई कैप, 4 प्लस 6 10 जे कैप, -10 जे कैप, अरे वाह, थोड़ा -10 के कैप। ये आया क्या? ये आया क्या? ए क्रॉस बी देखो, ये हुआ। कितने लोगों का गलत है? मतलब कितने लोग सही निकाले थे बताना? ओके, गुड जॉब। चलो एक और देखो, एक और देखो, आओ, इस बार सब कुछ सही करना बेटा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप, 6i कैप माइनस ऐसे करो, -6i कैप प्लस 12j कैप प्लस -18k कैप। बोलो क्या आएगा, निकालो। आया कुछ? आया कुछ? कैलकुलेट किया था? कैलकुलेट किया था? पहले ही बता चुका था इसके बारे में तुम लोगों को, ऐसे वेक्टर्स के बारे में। तो बहुत ढंग से देखेगा तो ये बन के आएगा, माइनस कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो बहुत ढंग से देखोगे तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस बेटा -4j कैप प्लस 8k माइनस 6k कैप।
बेटा ये और ये वेक्टर के बीच का एंगल ना 180 डिग्री है। ये बात समझ आ रही है? देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या बेटा फिर से बोलो मेरा? अच्छा -3 कॉमन लिया ना, हाँ ठीक, ओके मेरे को ये दिख रहा था वहां से। तो 2i कैप -4j कैप सवाल ही इसलिए दिया था मैंने। देखो ये वाला वेक्टर और ये आंसर तो मुझे पहले पता था कि 0 आना है। इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल कितना है पहले बताओ, जो पूछ रहा हूं बताओ। इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बताओ? 180 डिग्री। और अगर दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 हो या 180 हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्या उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा? 0। और तुम कैलकुलेट करके भी देख लो तो 0 आएगा। जिन्होंने कैलकुलेट किया है कर लेना, मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। आई जे के यहीं पे लिख लो, प्लस माइनस प्लस जानबूझ के लिख ही लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 - 6 -4 12। सबने कैलकुलेट ही किया था ना? सबने कैलकुलेट ही किया था ना? इसको सॉल्व किया था तो 0 आया होगा। भास्कर तुम किए कैलकुलेट, 0 आया तुम्हारा तीनों का? बेटा ये देखो आई वाला को ऐसे ढको, इसको ऐसे ढको, ये आई हुआ। देखो बेटा 18 4 जा 72, माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 6 जा 72, ये 0 हो गया, माइनस जे कैप। अब जे वाले को ढक बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 × 18 -36, माइनस साइन के साथ देखो माइनस ऑफ -36, तो +36 प्लस के कैप 12 6 4 जा 24 6 4 जा 24 -24, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इट्स नल वेक्टर। बोलो क्लियर है? इट्स नल। और ऐसे भी दिख रहा है, वीडियोस में बताए हुए हैं पहले भी मैंने कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180, तो वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, वी आर गारंटीड दैट देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। और प्रैक्टिस कराऊं या बात समझ आ गई? एक आध और प्रैक्टिस करना है, शीट में रहेगा तो कर लेना, ठीक है? चलो अब देखो, चलो मैं तुमसे अब कुछ बुद्धि वाले सवाल पूछता हूं। ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ऐसे ही निकालते हैं इसको, बाकी शीट के माध्यम से हम लोग कुछ चीजों को सॉल्व करेंगे। देखो आओ, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, और गिवन है ए क्रॉस बी, कुछ बुद्धि लगाना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो बेटा सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी? सोच के बोलो, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सॉरी, सी डॉट ए बेटा, सी डॉट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सोच के बोलो, केवल सोचो। 0 क्यों? नाइनटी पे 0 होता है, ऐसे याद रखो, ठीक। इसका मतलब मुझे ये तो समझ नहीं, ये मतलब और लेकिन बहुत प्रोफाउंड रीजन अभी तक नहीं दिए हो। अगर बहुत देखो तो ए क्रॉस बी, मैंने बताया था कि सी जो है वेक्टोरियली ए के भी परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर है, तो सी ए के परपेंडिकुलर रहा ना, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? समझ गए बात, मेरे बात को? बोलो क्लियर है? आगे लिखो, लिखो एक चीज और लिखो, मतलब लिखना क्या है समझ के बोलने का, लिखो। अच्छा, 3 वेक्टर्स, मान लो कि मेरे पास 3 वेक्टर दिए हुए थे, ए बी सी, 3 वेक्टर ऐसे दिए हुए थे। क्वेश्चन के तौर पे ही बता रहा हूं सब कुछ, अब ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है? आपको वेक्टर सिखा चुका तो जो सिखाना है। मान लो मेरे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है। तीनों वेक्टर को प्लेनर हो, एक ही प्लेन में लाई करे, क्या कंडीशन होनी चाहिए? सोच के बोलो। तीनों वेक्टर्स को प्लेनर हो, एक ही प्लेन में लाई करे तीनों वेक्टर, तो क्या होना चाहिए कंडीशन? सिर्फ सोच के बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों 0 होगा? तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाइक कर रहे हैं, कोई वेक्टर पैरेलल नहीं बोल रहा हूं मैं। तीनों वेक्टर एक, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर।
कि दो वेक्टर्स का कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो तीसरे के साथ अगर डॉट करे तो 0 होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? मान लो कि कोई भी दो वेक्टर चूज करो ए बी, अगर तीनों कोप्लेनर हैं, मान लो ए क्रॉस बी निकालो, तो अब ये जो वेक्टर बन के आया, क्या ये वेक्टर इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? और जो तीसरा वेक्टर सी जो है, चूंकि ए और बी के प्लेन में ही लाई कर रहा था, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का अगर तीसरे के साथ मैं डॉट ले लूं तो क्या ये 0 होना चाहिए? क्या ये 0 होना चाहिए? इसको कहते हैं, बाद में आप लोग पढ़ोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैथ्स में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा, तुम लोग मैथ्स में बहुत पढ़ोगे। अब बस मैं इतना इसके बारे में बोलूंगा कि अगर सोचो तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है, कहां पे पढ़े हो तीन वेक्टर कोप्लेनर? कहां पढ़े हो बताओ आप लोग? कहां? नहीं नहीं, आप लोग कहीं तो पढ़े हो तीन वेक्टर्स प्लेनर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बोलो कहां पढ़े हो? कहीं तो पढ़े हो आप लोग? नहीं, आप लोग याद करो रिफ्लेक्शन फिर से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सोचो इंसिडेंट रे वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर, क्या तीनों का डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही 0 होना चाहिए? यस और नो? यस और नो? क्या तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही 0 होना चाहिए? खैर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो निकालते कैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, अगर क्वेश्चन वगैरह में आया तो बता दे रहा हूं। मान लो कि अगर तीन प्रोडक्ट वेक्टर्स हैं, देखो कैसे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अगर है ये वेक्टर, बी वाला जो है वो A1 मान लो, A1 B1 C1, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप है, और एक और वेक्टर जो है C वाला वो है आपका A3 आई कैप प्लस B3 जे कैप प्लस C3 के कैप अगर दिया हुआ है, ये तीन वेक्टर। तो इनका आप दो का क्रॉस करो, उसके साथ तीसरे का डॉट करके आप इसको 0 कर लो, कंडीशन तो वही रहेगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ, इन दोनों का क्रॉस कर लो, उसको डॉट कर लो, वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जो बनेगा वो 0 होगा। तो तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करेंगे। क्यों प्लेन में लाई करेंगे? ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये तीसरा इसके साथ प्लेन में कंडीशन दिया हुआ है, तो दो ये वेक्टर जो परपेंडिकुलर हुआ वो इसके परपेंडिकुलर हो गया, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बोलो क्लियर है? वेल दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ वेक्टर। बाकी हम लोग शीट डिस्कशन करते हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? आपको शीट भेज दूंगा, आप लोग ट्राई कर लीजिए, कल सिर्फ शीट डिस्कशन करूंगा, ठीक है? बोलो क्लियर? तो देखो पेपर डिस्कशन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 डीपीपी 7 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ वेक्टर मूव्स 14 मीटर अलोंग वेक्टर। एक देखो, एक वेक्टर ए दिया है, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये एक वेक्टर है, और इसके अलोंग कह रहा है कि इस वेक्टर के अलोंग पार्टिकल 14 मीटर चलता है ना, इसके अलोंग चलता है। फिर वो किसी दूसरे वेक्टर बी के अलोंग चलता है 7 मीटर। किस वेक्टर के अलोंग? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 16 के कैप, 6 के कैप। अब बोला आपसे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसके अलोंग 7 मीटर चलता है, तो एक ये वेक्टर है इसके अलोंग 14 मीटर चल रहा है, कि ये वेक्टर है उसके अलोंग 7 मीटर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके अलोंग जितना चला होगा वो 14 मीटर का वेक्टर लिख दो, और इसके अलोंग जो भी चला होगा 7 मीटर उसका वेक्टर लिख दो, और दोनों को फिर ऐड कर दो। यही करना है लॉजिकली सोचा जाए तो इसके अलोंग रियल वेक्टर कितना होगा? देखो, वेक्टर ए के अलोंग 14 यूनिट का वेक्टर हमें लिखना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो, 6 आई कैप प्लस 2, हाँ बेटा, ओवर अंडर रूट ऑफ ये वाली वैल्यू 6 स्क्वायर 36 40 49, ठीक है, इंटू 14, एक ये हो गया, प्लस इसके अलोंग देखो बेटा कितना हो जाएगा, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट इंटू 7। ये 7 यूनिट का वेक्टर, ये 14 यूनिट का वेक्टर, दोनों को ऐड कर लो। क्लियर है? क्लियर है? अब उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देख लेना, कभी को जो भी आंसर आ रहा हो यहाँ पे लिख ही रहा था वैसे।
क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव यूनिट मैग्नीट्यूड। तो यूनिट मैग्नीट्यूड देने के लिए कौन कौन सा एक्सप्रेशन है, तो देखो क्या दिक्कत है इसमें। a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी ओवर मॉड ऑफ a प्लस बी, ये तो यूनिट वेक्टर ही है, ये तो यूनिट मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव, और ब्रैकेट में s लिखा है, मतलब कि वो मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये तो एक यूनिट, हाँ बेटा बोलो क्या बेटा, लेकिन ये पता है क्या दिक्कत है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव यूनिट मैग्नीट्यूड, एक्चुअली ये यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, वो आंसर दे दिया एक अलग बात है, बट a प्लस बी ओवर a प्लस बी इज नॉट अ मैग्नीट्यूड, इट्स अ वेक्टर। दिख रहा है, ये a प्लस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, बात को समझो, ठीक है। उसने दे दिया एक अलग बात है, वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब पूछ रहा है, ये दिस इज नॉट अ मैग्नीट्यूड। ये है क्या, ये वन है या वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर है a प्लस बी के डायरेक्शन में, वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, ठीक है। वो आंसर दे दिया हुआ एक अलग बात है, बट a प्लस बी दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। a मॉड ऑफ a प्लस बी व्हेन एंगल बिटवीन a b इज 120, तो a और b के बीच का एंगल अगर 120 है तो अच्छा एक सेकेंड, देखो a ऊपर में हैट लगा रखा है, a हैट प्लस b हैट, दिख रहा है, मतलब ये दोनों जो है वो यूनिट वेक्टर्स है, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो कह रहा है कि मॉड ऑफ a प्लस बी व्हेन a और b के बीच का एंगल 120 है, तो मॉड ऑफ a प्लस बी, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर 1 स्क्वायर, मॉड, ये हैट का मतलब तुम लोग वेक्टर समझ गए होंगे, इसलिए नहीं हुआ तुम लोगों से, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस 120 इज एक्चुअली 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, अंडर रूट कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60, और कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है, अभी ट्रिग्नोमेट्री में अगले चैप्टर में बताऊंगा, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 60 लिख सकते थे, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, वो माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया। तो देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये -1 आया, ये खत्म, तो ये 1 है, ये सही है। बोलो क्लियर है। इसी के तर्ज पे क्या अगला भी कर लोगे, इसी तरीके से क्या अगला भी कर लोगे, ठीक है, ओके। अब हो सकता है कि बी और डी हो जाए, बट आप समझिए बात को कि ए और सी जो है वो आपका एक वेक्टर है, तो वो वेक्टर है एक तरीके से, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दैट इज अ वेक्टर, ठीक है। इट्स नॉट यूनिट मैग्नीट्यूड, इट्स अ वेक्टर, तो इसका आंसर कायदे से बी और डी ही होना चाहिए, अगर डी सही है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, if three forces itna F1, F2 and F3 are acting simultaneously on a body keeping it in translatory equilibrium, net force will determine the numerical value of 0.5। क्या दिक्कत है इसमें बेटा, किसने पूछा है। F1 की वैल्यू 6a I कैप माइनस 8a j कैप, F2 की वैल्यू माइनस 8b I कैप प्लस 3b j कैप, F3 की वैल्यू 26 I कैप प्लस 19 j कैप। अब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे है मतलब बॉडी के सारे फोर्सेस का समेशन 0 हो जाएगा, है ना। सो F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, सारा है वेक्टर है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0, तो सारा जोड़ लो, कितना आ जाएगा 26 माइनस 8b प्लस 6a I कैप प्लस ये वाला देखो कितना आएगा 19 प्लस 3b माइनस 8a j कैप। और अगर वेक्टर कोई नल वेक्टर है तो क्या इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी 0 होने चाहिए, यस और नो। तो वहां से दो इक्वेशन मिलेगी, ए और वहां से दो इक्वेशन मिलेगी, ए और बी के लिए सॉल्व कर लो, उसके बाद 1/2 आपको क्या बताना है 1/2 a प्लस बी, तो a प्लस बी आ जाएगा, ए और बी दोनों आ जाएगा, तो वहां से 1/2 a प्लस बी आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 और 9 समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 3 और -7 पॉइंट पे है ना, 3 और -7 पॉइंट पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे 3 और -7 एक पॉइंट है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट किस वेक्टर के डायरेक्शन में, बोल रहा है कि 7i माइनस 24j
इस वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहा है। डायरेक्शन बोल रहा है, ये वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। जहां कहीं भी डायरेक्शन की बात आए आपको हमेशा सोचना चाहिए कि ये सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को बताएगा किधर चल रहा है, इधर उधर। बात समझ आ रही है? सिर्फ डायरेक्शन बोल रहा है ये। तो बेटा 3, -7 से शुरू हुआ और बोल रहा है कि 3 सेकंड के बाद अगर 50 मीटर पर सेकंड से चला है तो ढंग से सोचो कि 3 सेकंड का मतलब कितनी दूरी चला होगा वो। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकंड कितना होगा? हाँ, डिस्टेंस 150 मीटर। शाबाश। मतलब कि यहां से इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता था, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, वो ये डायरेक्शन बोल रहा है। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? तो जाहिर सी बात है कि 3, -7 से कहीं ना कहीं, देखो इधर ध्यान से समझना, ये मेरा x, 0 था, सॉरी 0, था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे 3, -7 से इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है? 3 से 150 मीटर। तो बेटा सबसे पहले क्या करूं, हमें इस डायरेक्शन में लिखना है, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा समझो कि यहां से 50 मीटर 150 मीटर चला है। तो पहले देखते हैं कि ये वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -24/7। बात समझ आ रही है? y कॉम्पोनेंट मतलब कि यहां से कुछ ना कुछ, ये वेक्टर देखो, इसको ऐसे लिखो 3, -7, देखो x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे जा रहा होगा आगे की तरफ। समझ आ रही बात है? और ये जो एंगल हुआ, ये tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -24/7 हमने नीचे ले लिया है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ बेटा बोलो। tan थीटा बेटा देखो, ये y है, ये x है, तो हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देगा? अब सुनो, अब सिर्फ समझो, अब इस डायग्राम को ढंग से देखो। इसका x कितना है? 7, y इसका है 24, तो ये हो जाएगा 25, है कि नहीं? स्क्वायर करोगे तो ट्रायड बन रहा है ना? यस और नो? अब इस डायग्राम को अगर बहुत ढंग से देखोगे तो cos थीटा कितना हुआ? इस डायग्राम को देख के बताओ, cos थीटा कितना हुआ? cos थीटा कितना हुआ? ये तो 7 था ना? 24/7, 7/25। और sin थीटा कितना हो गया बोलो? 24/20। अब सोच, डिस्टेंस कितना चला है? 150 चला है ना? तो 150 cos थीटा x वाला आ गया, हाँ कि ना? नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? नहीं तो 150 cos थीटा x वाला आ गया डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं समझाऊंगा, अभी एक तरीका ये देख लो और एक तरीका बताऊंगा। देखो 150 cos थीटा है 7 बाई कितना? 25, तो 25 छक्का 150, x में चला है 42 मीटर और y में नीचे की तरफ आया है, देखो ढंग से -24 है ना? तो कितना आया है नीचे? देखो बेटा 24 इंटू ये, तो 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 144 मीटर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो फाइनल पोजीशन कितना हो गया? फाइनल पोजीशन देखो, x में पॉजिटिव चला, पहले 3 था, तो x में पोजीशन हो गया कितना? 42 प्लस 43, 45 x वाला। समझ पा रहे हो बात को? 42 तो चला ना, ऑलरेडी 3 पे था, तो पूरा टोटल पोजीशन कितना हो गया? 45। यस और नो? और y वाला देखो ऑलरेडी -7 पे था, मतलब कहीं ना कहीं नीचे रहा, वहां से और 144 नीचे गया, तो क्या 151 माइनस में। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? नहीं समझे बात? अभी एक और तरीका बताऊंगा, पहले ये देखो, समझ आई बात? तो अब वहां तो पोजीशन वेक्टर उन्होंने लिख दिया होगा, आंसर वेंसर आ गया होगा तुम्हारा। पहली बात, बेसिक ज्योमेट्री समझ में आया कैसे किया मैंने इसको सवाल को सॉल्व? हाँ, बेसिक ज्योमेट्री से समझ में आया कैसे किया हमने सवाल को सॉल्व? ठीक है, पहले तो ये उतार लो, फिर और एक समझाता हूं। एक और तरीका भी हो सकता है इसका, यूनिट वेक्टर से भी कर सकते थे। इस डायरेक्शन में 150 के यूनिट वेक्टर लिख के वो भी बता देता हूं। ये तरीका समझ में आया है ना?
हाँ, -7 ऑलरेडी था और वहां से फर्दर 1 - 144, तो टोटल कितना हो गया 151। 3 ऑलरेडी था अपने रेफरेंस से, वहां से 42 और चला तो 45 हो गया ना। बोलो क्लियर है। अब थोड़ा सा देखो, ये उतार लो, एक तरीका और देखते हैं। सोचो बेटा, यहां से ये इस डायरेक्शन में चला है 150 यूनिट, है ना, तो क्यों ना इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर लिख दें। बोलो यूनिट वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर ऐसे आर हैट लिख रहा हूं, क्या है दिया हुआ 7i कैप - 24j कैप ना, बटा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज माई 25 स्क्वायर। तो आर हैट इज इक्वल टू 7i कैप - 24j कैप बटा 25। टोटल वेक्टर आर फाइनल वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो यहां से जो यहां से चला है ना, तो कितना दूर चला होगा, जो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोलो कितना, इंटू 6 कर दूं ना, तो 7 छक्का 42 माइनस 42 आई कैप 42 आई कैप माइनस 144 जे कैप। क्या ये डायरेक्ट आ गया जो हमने बहुत मेहनत से निकाला था, यस और नो। मतलब x में 42 डिस्प्लेस हुआ और y में -144 डिस्प्लेस हुआ। क्या अब आगे कर लोगे वहां से R2 - R1 निकाल के, बोलो क्लियर है, यहां से समझ में आ रहा है ना बेटा। बोल रहा है कि ये इस डायरेक्शन में 150 मीटर चला है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख के 150 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करते थे। इसको 150 से मल्टीप्लाई किया 150 से, बोलो क्लियर है। ये दूसरा तरीका करने का जो आपको अच्छा लगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन अगर दिया रहेगा तो आप उसमें यूनिट वेक्टर लिखो, उसके बाद मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके कुछ यूनिट वेक्टर का खेल हो सकता है। क्लियर है, ओके। अब देखो डीपीपी 8 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इतना एंड इतना, क्या दिक्कत है बेटा। वेक्टर आर दिया हुआ है -i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस k कैप, और s कैप बराबर दिया हुआ है xi कैप प्लस 3j कैप प्लस x - 1 k कैप, है ना। दोनों के बीच का एंगल पूछा है आपसे, तो क्या करोगे, एंगल cos थीटा याद करो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, r डॉट s ओवर मॉड ऑफ r इंटू मॉड ऑफ s, याद है कुछ, हाँ मॉड ऑफ वेक्टर r इंटू मॉड ऑफ, यही तो होता था फॉर्मूला। अब ये देखो क्या आ जाएगा, -x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 डॉट किया है डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, और इधर देखो क्या हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर। बोलो समझ आया क्या किया, बोलो समझ आया क्या किया, ओके। अब देखो यहां से क्या बोल रहा है कि, तो यहां से देखो क्या आएगा बेटा बनके, देखो ये चीज क्या हो, कहा मैंने कुछ गड़बड़ कुछ, अच्छा 0 मतलब एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 मतलब बिटवीन 60 और 60 से 120 के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, two vectors a and b of magnitude 2 and 4 units respectively are shown in the figure. Which of the following mathematical, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें एक्चुअली एंगल का दिक्कत है, ठीक है। ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, बीच में एंगल नहीं दिया हुआ है, इस कारण से दिक्कत हुआ है। बीच में 60 करेगा तो कर लोगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है फिर, क्वेश्चन नंबर 8 और 9।
अब 8 जब तुमने पूछा है तो इसका मतलब मेरे से पूरा पैराग्राफ ही पूछ लिया हुआ है। देखो कह रहा है कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ फॉर 8 मिनट्स विथ स्पीड ऑफ, देखो एक कार यहां पे है, ये साउथ की तरफ जा रही है और ये 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, हाँ कि ना? क्योंकि मिनट पे दिया है तुम्हारा, 8 मिनट दिया है, तो 8 मिनट में ये नीचे 8 किलोमीटर आएगा। बोलो क्लियर? साउथ की तरफ, यहां पे जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां पे हमने कहा इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, यहां पे साउथ नीचे की तरफ 8 मीटर आया। अब क्या बोल रहा है? एंड टर्न्स एंड बिगिंस टू मूव इन डायरेक्शन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब यहां से टर्न करके किधर मूव करने लगता है? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब कुछ तो ऐसे, ये 53 डिग्री। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? begins to move 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड फॉर 10 मिनट्स। तो यही 1 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट्स तक चलता है, मतलब 10 किलोमीटर चला है इधर। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? तो 10 cos 53 इधर कितना चला होगा? 10 cos 53 कितना? ये डिस्टेंस कितना है बताओ? cos 53 इज 4/5, सॉरी 3/5, ये हो गया 6 किलोमीटर। और इधर कितना चला होगा? ये डिस्टेंस 8 है ना, sin 53। ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मतलब ये वाला पॉइंट यहां पे नहीं है, ये वाला पॉइंट कुछ तो ऐसे है एकदम। नहीं समझे बात को आप? नहीं समझे बात को आप? मतलब कि कार जो है वो यहां से ऐसे आई है, 8 किलोमीटर चली है, और फिर ऐसे आई है। बात समझ आ रही है? बात समझ आई है? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये 10 है, ये 8 है, क्या डिस्प्लेसमेंट 6 हुआ? हाँ, नेगेटिव में। अब क्या बोल रहा है? देखो बोल रहा है कि वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S होता है, या मॉडुलस ऑफ F मॉडुलस ऑफ S कॉस थीटा। फोर्स लग रहा है इधर 45 डिग्री से। तो करने के दो तरीके, याद करो मैंने बोला था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो फोर्स का F का S के अलोंग कॉम्पोनेंट इनटू F, या S का S के अलोंग कॉम्पोनेंट इनटू F। याद है कुछ? प्रोजेक्शन लेके उसको मल्टीप्लाई कर देते थे वेक्टर से, मैग्नीट्यूड से। याद है कुछ? तो देखो करने का एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट फोर्स कितना दे दिया तुम्हारा? फोर्स कितना दे दिया? 1000 न्यूटन। तो 1000 का इधर कॉम्पोनेंट कितना हो गया? 1000 cos 45, ये कॉम्पोनेंट आ गया, इनटू -6। पहला तो ये है। दूसरा तरीका, फोर्स देखो बेटा इधर की फोर्स वेक्टर लिख लो तुम, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आर वेक्टर क्या हुआ। तुम ऐसे भी समझ पा रहे हो? अब कर लोगे या फिर मतलब यहां से और धीरे धीरे बोलो या फिर थोड़ा तेज कर दो? यहां से समझ में आ गया है? देखो ये एक वेक्टर फोर्स 1000 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा 45 डिग्री पे, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ था 8 न्यूटन, सॉरी 6 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो 135 है, तो यहां से डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो जो भी आना होगा, 1000 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू कॉस 135 इज -1/√2। कॉस 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है। अब यहां से जो आएगा वो आंसर हो गया। पहला तरीका ये, या फिर फोर्स का ये कॉम्पोनेंट इंटू 6 किलोमीटर, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 है। दिख रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? दो तरीका। तीसरा तरीका देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर को -6i कैप, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। और फोर्थ वेक्टर एफ को क्या लिख सकते हो? देखो 1000 sin 45 j कैप ऊपर की तरफ, प्लस 1000 cos 45 i कैप, दोनों का डॉट कर दो, i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट i वही वाला टर्म बनेगा जो ये है बनके नेगेटिव में, एक माइनस साइन यहां पे है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? सारा तीनों तरीका समझ में आया? जैसे करना वैसे करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा बताना है? सारा बताना है? क्वेश्चन नंबर 9 का सारा बताना है? बोलो क्या है? देखो क्यूब कह रहा है, दे दिया। एक बता दे रहा हूं केवल, कोई भी पूछ लो।
कोई भी एक पूछ लो। देखो एक क्यूब बना दिया गया है ना। कुछ ऐसे है, ये वाला पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब जो भी है क्यूब है तो ए साइड वाइड मान लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। एंगल की बात होगी केवल, तो एंगल बिटवीन ए ई एंड ए जी। ए ई कहां पे है, ये वेक्टर, और ए जी कहां है, ये वेक्टर। तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो, अगर ये एक्स है वाई है जी है तो इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जी वेक्टर के, ए एक्स में वाई में भी ए जी में 0। ये देखो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्या है, जी में ए वाई में ए और एक्स में 0। अब वेक्टर लिख के दोनों के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते। वेक्टर लिख लो, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए जी कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप 0 के कैप, और ए ई वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो, ए ई वेक्टर ए जे कैप प्लस ए के कैप। अब दोनों के बीच का डॉट लो, एंगल चाहिए तो ए जी डॉट ए एफ ए, तो क्या आ जाएगा ये देखो, आई डॉट आई 0 जे डॉट जे ए स्क्वायर, बाकी तो कुछ है ही नहीं, के भी खत्म है, इसका मैग्नीट्यूड √2a इंटू इसका मैग्नीट्यूड √2a। तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बचा 1/2 cos थीटा। बोलो क्लियर है, नहीं समझे बात को, बोलो क्लियर है। तो 60 डिग्री आंसर कहा बेटा, दूसरा वाला AF और DG के बीच में, ये F पॉइंट यहां पे है, तो F पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो A, A, तो AF वेक्टर हो जाएगा A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, और DG बेटा D यहां पे है और G यहां पे है, तो D से G की तरफ वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना बताया था, याद करो। इसे कोऑर्डिनेट्स लिखो 0, 0, A, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो A माइनस 0 आई कैप प्लस A माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस A के कैप। बोलो अब कर लोगे, ये एक वेक्टर हुआ, एक ये वेक्टर हुआ, दोनों के बीच का एंगल निकाल लोगे, हाँ बोलो क्लियर है। ए एफ हो गया, और ये आपका डी से लेकर जी की तरफ वेक्टर है ना, फाइनल जी का पॉइंट माइनस इसके पॉइंट का करके फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये हो गया आपका, ओके। आइए डीपीपी 10, डीपीपी 10 में क्या क्या है, आओ बात करें जरा सा। 10 में 5, 6, 7, 8, 9 क्या है भैया, एकदम एक लाइन से ही पूछे हो क्या, पैराग्राफ ही पूछ लिया पूरा। पहले 5 इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, यही दिखा है ना, और कह दिया है कि मॉड ऑफ ए, समझना बात को, इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। किसने पूछा है 5 किसने पूछा है, सबने पूछा है, सबने पूछा है। देखो ये बराबर कह रहा है, तो पहली बात तुम लोग किए क्या थे इसमें बताओ, कुछ किए थे, कुछ सोच पाए थे, हाँ एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, तो हम ए को कॉमन खींच सकते हैं, डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। बोले ये बात समझ आइए, बोले ये बात समझ आइए, बोले ये बात समझ आइए। हाँ, डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड, याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ध्यान रखता है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ए डॉट बी प्लस सी जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं ना इस लॉ को, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ध्यान लिख लो इस बात को अगर नहीं लिखवाया तो उसका में, तो डॉट स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, ठीक है। अब सोचो यहां के बाद से, चेतन यहां के बाद से बता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
ये कब कब जीरो होगा? सोच, जब ए जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, तब जीरो हो सकता था। तो इसको इन्होंने खत्म करने के लिए एक कंडीशन लगा दी। मतलब ए जीरो है नहीं, बी जीरो है नहीं, सी जीरो है नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या बी माइनस सी एक और वेक्टर है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब ए शुड बी परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी होना चाहिए। हाँ, ऑन द होल। बट बेटा एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। तू ढंग से सोच, इन्होंने मस्ट कंडीशन लगाया है, देख रहे हो? इन्होंने मस्ट कंडीशन लगाया है कि विच मस्ट बी ट्रू। बेटा तू ढंग से सोच कि इस कंडीशन की जरूरत, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो जाए, तो क्या इस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी या अपने आप जीरो हो जाएगा? अगर बी बराबर सी हो जाए तो क्या ए परपेंडिकुलर, तो क्या ये हमेशा जीरो हो जाएगा? तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमेशा हो, इसकी गारंटी? हाँ, अगर यहां पे एक और कंडीशन लगा देते कि वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, अगर ये इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, अगर ये कंडीशन लगा देते तो क्या तब ये मस्ट बी ट्रू हो जाता? बट इन्होंने ये कंडीशन लगाया नहीं। इसका मतलब क्या बी बराबर सी हो जाए उस पर्टिकुलर केस में परपेंडिकुलर होने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस। क्लैरिटी है? बोलो बोलो, क्लियर है? ओके, अब आपने पूरा का पूरा यही पूछ लिया हुआ है पैराग्राफ ही। देखो आओ सॉल्व करते हैं। ये क्लियर है? उतार लो इसको। In a particular physical situation, a floor is taken as xy plane and upward vertical as z direction. At a moment when a force इतना is applied on a block, the block was moving with velocity इतना। तो क्या दिक्कत है बेटा? क्या दिक्कत है इसमें? क्यों पूछा है इतना सारा? सारा क्यों पूछा है? इन ए पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन फ्लोर को एक्स वाई प्लेन मान लिया गया। इस फ्लोर को एक्स वाई प्लेन ऐसे मान लिया गया है ना, ये एक्स वाई प्लेन है आपका। फर्श को एक्स वाई प्लेन, ये समझो कैसा, ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर मेरा वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। तो एक्स क्रॉस वाई जी नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपवर्ड वर्टिकल को जी एक्सिस लिया है, तो मे भी शायद इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो और इसको जी मान लो। बोलो क्लियर है? तभी तो एक्स क्रॉस वाई जी ऊपर की तरफ बन के आएगा। ओके, अब क्या है? अब बोल रहा है कि फोर्स जो लगा एफ वेक्टर दे दिया तुम्हारा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के हैट, ये फोर्स वेक्टर है ना, ये है। और कह रहा है कि द ब्लॉक वाज मूविंग विथ वेलोसिटी, वी वेक्टर दे दिया कितना 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो पहला तो सवाल ऐसे हो जाएगा, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो तुमने एक्चुअली सिस्टम गलत बनाया होगा, x इधर की तरफ है, y इधर की तरफ है, z इधर की तरफ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो x एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? देखो tan थीटा जो आता है x के साथ ही तो आता है 4/3, तो 53 डिग्री हो गया क्या? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द फ्लोर, तो फ्लोर के अलोंग, तो बेटा इस फोर्स का कंपोनेंट फ्लोर के अलोंग कौन सा है? आईजे वाला ना, क्योंकि के तो फ्लोर के परपेंडिकुलर है। तो बोलो सोचो, ये उन्होंने लाइन के अलोंग कंपोनेंट नहीं लिया, प्लेन पे बात कर रहे हैं, तो आई वाला भी आएगा, जे वाला भी आएगा ना, एक्स वाई वाला दोनों आ जाएगा ना। नहीं समझे बात को? तो सोच, फोर्स अलोंग द सरफेस क्या होगा? अलोंग द फ्लोर, सोचो क्या होगा? क्या होगा बोलो? फोर्स अलोंग द फ्लोर कितना हो जाएगा? 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप हो जाएगा क्या, एक्स और वाई वाला? यस और नो? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 यूनिट, दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर कर लो। इसके बाद क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वो वाला वेक्टर क्या लिख लोगे? एफ वर्टिकल, एफ भी लिख रहा हूं, 10 के कैप, और वेलोसिटी वेक्टर कितना है? 6 आई कैप सॉरी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। क्या लिख लोगे? दोनों के बीच का एंगल निकाल लोगे, 8वां। ओके, नाइन्थ को स्टार कर लोगे, नाइन्थ हर जगह आ चुका है। क्लियर है? क्लियर है?
ओके अब देखो, क्या कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के रेडियस में एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कल पे, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैनेज कर लेना। विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कितनी है 10 पाई मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इसकी स्पीड नहीं बदलती। क्या वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है? हाँ, क्या वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है मोशन का, दिख रहा है सर्कुलर मोशन, दिस इज क्रूशियल टू नोट, है ना। डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बट स्पीड सेम है, इसलिए उन्होंने स्पीड कहा। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। तो बेटा 1 सेकेंड में, आप ढंग से समझ लो जो समझा रहा हूं, 1 सेकेंड के अंदर कितना एंगल मूव कर जाएगा, ये बताओ पहले। मान लो कि यहां से शुरू हुआ था, कहीं से भी मान सकते थे, हम यहीं से मान लेते ताकि ये थोड़ा आसान हो। मान लो यहां से शुरू हुआ, तो 1 सेकेंड के अंदर थीटा कितना होगा? थीटा कैसे निकालोगे बताओ? देखो याद करो, मैंने बताया था कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, यस और नो? हाँ, यस और नो? ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? 10 पाई इंटू 1। 1 सेकंड में इतना ही डिस्टेंस चला होगा ना, कितना डिस्टेंस चला होगा? वीटी ओवर, ओके वीटी हो गया। रेडियस कितना है बेटा? 1 किलोमीटर। तो 1, अच्छा ये वेलोसिटी 10 पाई क्या दिया है? 10 पाई क्या दिया है? किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दिया है, और ये दिया है किलोमीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लो रेडियस को। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, ये आ गया आपका पाई ओवर 100। देख लो मैंने कुछ गड़बड़ ना किया हो, सही है? सही है, ओके। 1 सेकंड की बात हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 पाई मीटर चला है, और ओवर 1000, ठीक है, ये थीटा हो गया, इतना एंगल घूम गया। अब समझे बात को, अब समझे बात को। यहां की वेलोसिटी क्या ऐसे इधर की तरफ है? हाँ, अब समझो ये एंगल, समझना, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सोच, क्या ये वी इनिशियल है बेटा? उसको हम उठा के रख सकते हैं ना वहां। और क्या ये वी फाइनल है? सोचो, क्या अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो यहां से देखो, ये तो टेंजेंट था, तो ये पूरा हुआ 90, ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये भी थीटा? फिर से समझा, ये बात समझ आ गई? फिर से बोल रहा हूं, टेंजेंट है ना, तो पूरा एंगल तो 90 था, ये थीटा, ये ऑल्टरनेट एंगल से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 था, तो क्या ये भी थीटा? हाँ, दो वेक्टर, ये v फाइनल v इनिशियल, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल का? क्या बॉडी पूछा है ना तुमसे? v फाइनल माइनस v इनिशियल का क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। इसका आंसर देखना किसमें दे रहा है बेटा? वेक्टर के फॉर्म में दिया है या मैग्नीट्यूड दिया है? इसका आंसर देखना, क्योंकि नहीं तो फिर हमको वेक्टर के लिए फिर हमको इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम देना चाहिए था, क्योंकि हम लिख नहीं पाएंगे। क्या मैग्नीट्यूड? हाँ, तो फिर मैग्नीट्यूड वही, वो मतलब दैट डजंट मेक सेंस, अदरवाइज फिर एक्स और वाई को डिफाइन करना पड़ता, या फिर रेडियल और थीटा डायरेक्शन में बात करना पड़ता। सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू v final squared plus v initial squared plus 2 times v final into v initial into cos theta। बोलो क्लियर है? So this is my, what is v final squared? What is v final squared? v square मान लेते हैं, जो कि मेरा कांस्टेंट ही रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ v तो कांस्टेंट ही रहा है हमेशा। और व्हाट इज v इनिशियल स्क्वायर? उसको भी v स्क्वायर मान लो, प्लस 2 इंटू वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा, अब यहां से देखो क्या आ जाएगा,
यहां से क्या आ जाएगा, यहां से v स्क्वायर 2v² प्लस 2v² cos थीटा अंडर रूट। ये जनरल फॉर्मूला होता है डेल्ट v फाइनल माइनस v इनिशियल के मॉड का, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो। यहां से देखो v कॉमन बाहर खींच लिया, यहां बचा 2 1 प्लस cos थीटा। बोलो क्लियर है? अब बेटा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पढ़ा है? अच्छा ये माइनस होगा ना, माइनस कर रहे हैं ना, नेगेटिव है ना, तो 1 माइनस cos थीटा, यहां पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो कैसे आता है बता रहा हूं, 1 को लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लो माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो cos से cos कट गया तो बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही लिख रहा हूं। सो v इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब ये बचा तुम्हारा एक 2 यहां से बाहर आ गया, 2v साइन थीटा बाई 2। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब यहां से कुछ थोड़ी बहुत बातें और भी हैं। ये हो गया 2 से 2 चला गया, नहीं सॉरी ये थीटा बाई 2 में 2 है, सॉरी ये हो गया 2 इंटू वी की जगह पे 10 पाई, ठीक है, और साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना था? थीटा कितना आया था? पाई बाई 100 ना, तो ये पाई बाई 200 हो गया। बात समझ आ रही है? एक्चुअली अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये पाई बाई 200 बहुत छोटा एंगल है, समझ रहे हो? पाई बाई 200 बहुत छोटा एंगल है, 180 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, याद है? तो पाई बटा 180 बहुत, पाई बटा 180 होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री पे पाई बटा 180 एंगल होगा ना रेडियन, तो ये उससे भी छोटा है, 1 डिग्री से भी छोटा एंगल है। तो ये बात हम लोग फिजिक्स में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं जब मैथमेटिकल टूल्स भी आप लोग का चल रहा है उसमें बताऊंगा कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये हालांकि मैंने तुम लोगों को 9th में भी बताया था, याद है? हाँ, तो अब ये साइन पाई बाई 2 को हटा के पाई बाई 2 कर लो। अब देखो पाई स्क्वायर इज 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200 बाई 200, ये 1 आंसर आया। बात समझ आ रही है? मीटर पर सेकेंड नहीं आया समझ में? यहां तक जो था ये जनरल फॉर्मूला था, हो सकता है ये 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, तो आसानी से हो सकता था। एक और अप्रोक्सीमेशन था साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा का। क्लियर है? हो गया सारा? हो गया सारा? चलो ठीक है, तो ये आप